पीला गुलाब। रक्षा, जरा इधर आना तो। मैंने बिस्तर में लेटे लेटे ही आवाज लगाई। जी मामी, कहती हुई पल भर में हाजिर हो गई। ऐसा करो, मुझे थोड़ा पानी गर्म करके दे दो, पेट सेकूंगी। लग रहा है गैस बन रही है, थोड़ा पेट में दर्द भी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी अभी लाती हूँ, कहते हुए वह मुड़ने को हुई। और सुनो, अपने वह आन्या के लिए ब्रेड सेक ले, स्कूल के लिए देर हो रही होगी। मामा को बोल देना आज ऑफिस में ही नाश्ता कर लेंगे, मैं नहीं बना पाऊंगी। रक्षिता किचन की ओर चली गई। उसने अपने व आन्या के लिए ब्रेड सेकी तथा 10 मिनट के अंदर किशोर के लिए 2 पराठे भी सेक कर रख दिए। वह और आन्या स्कूल जाने लगी तो उसने मेरे कमरे में आकर, मामी हम लोग नाश्ता करके जा रहे हैं, मामा के लिए पराठे भी बना दिया है, कहिएगा, अचार या सॉस के साथ खा लेंगे। बाय मामी, कहती हुई वह भाग गई। मैं गर्म बोतल से पेट सेकने लगी तथा सोचने लगी, कितनी स्फूर्ति है इस लड़की के अंदर। अभी कुल 15 की ही होगी, परंतु काम करने में होशियारी व समझदारी गजब की है। हालांकि मैं दिल से चाहती थी कि वह आज स्कूल न जाए, घर में रुककर काम करे, परंतु उसने इतनी स्फूर्ति से काम निपटा दिया कि मैं चाह कर भी कुछ कह नहीं सकी। मैं दिल ही दिल में उससे नफरत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह अच्छे नंबरों से पास हो एवं सबकी प्रशंसा की पात्र बने। इसीलिए मैंने उसका नाम भी एक साधारण से स्कूल में लिखवाया है, जबकि उससे 2 वर्ष छोटी मेरी बेटी शहर के नामी कॉन्वेंट में पढ़ रही है। मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा दुर्व्यवहार मैं उसके साथ क्यों करती हूँ, जबकि वह हमेशा मेरे साथ अच्छा व मर्यादित व्यवहार करती है। मेरे द्वारा कही गई किसी बात का बुरा नहीं मानती, ना ही किसी काम को मना करती है। कभी कभी मेरा मन मुझे धिक्कारता भी है कि बिन माँ बाप की इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना कटु व्यवहार क्यों करती हूँ। क्या करूँ? मैं जैसे ही रक्षिता को देखती हूँ, मुझे उनकी माँ, मेरी एकमात्र बड़ी ननंद सरोजा जीजी की याद आ जाती। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई तो सरोजा जीजी ज्यादातर यही रहती थी। उनका ससुराल इसी शहर में था। सास ससुर थे नहीं तो 2 जेठ जेठानी थी, जिनसे लड़ झगड़ कर वे चंद दिनों में ही वापस मायके आ जाती। यहाँ उन्हीं की हुकूमत चलती थी। किशोर उनसे छोटे, उनके प्यारे दुलारे भाई थे। किशोर भी पूरे जिज्जी वक्त उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते थे। बाबूजी की मौत ने अम्मा जी को दिल का मरीज बना दिया था। अक्सर बीमार ही रहती थी। पूरे घर पर जीजी का एक छत्र साम्राज्य था। मेरे हर कार्य में त्रुटियां निकालना जैसे जीजी का जन्म सिद्ध अधिकार हो। भोजन बनाने से लेकर साफ सफाई, यहाँ तक कि मेरे पहनावे पर भी स्वतंत्रता नहीं थी। कुछ न कुछ नुक्काचीनी करके अपनी ही करवाती थी। मुझे हमेशा छोटे शहर की कहकर अपेक्षा किया करती। मैं अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। किशोर से कभी अपने मन की बात कहना चाहा तो उन्होंने बड़े ही ठंडे स्वर से कह दिया, छोड़ो भी जीजी की बात, कौन सी तुम्हें चिपक गई है, भूल जाओ उसे। मैं चुप हो जा। कैसे कहती उनसे कि उनकी व्यंग भरी बातें मुझे चिपकती तो नहीं, पर सीधे मेरे अंतर्मन को भेद रही थी, जो निरंतर लहूलुहान होता जा रहा है। जीजी अपनी ससुराल बहुत ही कम जाती थी। अक्सर धवल जीजा आ जाते थे। एक बार वह कुछ दिनों के लिए ससुराल गई थी। मैं अम्मा जी के पैरों की मालिश कर रही थी, तभी उन्होंने अपने मन की परतों को खोला था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैं जानती हूँ तू बहुत ही योग्य, संस्कारी व सुघड़ बहू है। कमी तो मेरी ही जाई में है। तू उसकी बातों को मन पर मत लाया कर। कुछ देर चुप रहने के बाद वे फिर बोली, पता नहीं बेटी को उसकी सुखी गृहस्थी स्थापित होते देख भी पाऊंगी अथवा ऐसे ही अधूरी आस लिए दुनिया से चली जाऊंगी। उनकी आंखें भर आई थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी।
धैर्य रखिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। करीब 4-5 वर्ष उसी मोहल्ले में बीत गए। जीजी की जातियां बढ़ती गई और मेरी उनके प्रति नफरत। अचानक धवल जीजाजी का स्थानांतरण पदोन्नति सहित बागेश्वर केंद्रीय विद्यालय में हो गया। जीजी अपने परिवार के साथ चली गई। फिर जीजी का आना करीब 5 वर्ष बाद अम्मा की मौत पर ही हुआ। वैसे इस बीच किशोर 2 बार उनसे मिलने गए थे। मुझसे भी कहा था, पर मेरा मन ही नहीं हुआ। अम्मा की मौत पर जीजी काफी बदली हुई लग रही थी। शायद मेरे सफलतापूर्वक गृह संचालन व अम्मा की मौत के उपरांत सारे कर्मकांडी को विधिवत संस्कार पूर्वक निपटाने को लेकर वे प्रभावित हुई हो। माँ की मौत से उपजा दर्द का दंश वे बड़ी शांति से झेल गई थी। 13वीं के बाद जाते समय जब मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, बस मेरे सर पर हाथ रख दिया। वक्त का पहिया चलता रहा। एक दिन अचानक जीजी व जीजा की दुर्घटना की सूचना मिली। उनकी कार बस से टकराकर हजारों फीट गहरी खाई में गिर गई थी। काफी प्रयत्नों के बाद मृत शरीर मिला था। हम फौरन भागे। रक्षिता तो हमें देखते ही अपने मामा के अंक में ऐसे समाई जैसे किसी जंगली जानवर से भयभीत शावक अपनी माँ की गोद में छिप जाए। धवल जीजा के दोनों भाई अनिल व अभय भी अपने परिवार सहित आ गए थे। वहाँ रिश्तेदार तो कोई था नहीं। जीजा के विद्यालय का परिवार व थोड़े जान पहचान वाले लोग थे। दाह संस्कार के बाद 13वीं भी वही करने का विचार बना। अब वहाँ से फिर इलाहाबाद आकर कर्मकांड निपटाने के लिए सबके पास समय जो नहीं था। 13वीं के बाद रात में जब सब बैठे तो प्रश्न रक्षिता को पालने का उठा। सबसे बड़े अनिल जीजा ने कहा, भाई मेरे पास तो अपने ही 4 है, आमदनी भी सीमित ही है, ऐसे में अतिरिक्त भार उठाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उनसे छोटे अभय जीजा अच्छे पद पर थे। वे बोले, क्या करूं, मेरा तो 2 कमरा का फ्लैट है, एक कमरे में मेरे दोनों ही झगड़ते रहते हैं। ऐसे में आगे का वाक्य उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनकार ही था। किशोर चुपचाप बैठे थे। वे तमाशा देखकर वे एक बारगी बोल पड़े, आप सबको रक्षिता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका मामा अभी जीवित है, मैं अपने पास उसे रखूंगा। मैंने अपनी नापसंदगी जताने के लिए उनका हाथ दबाया। जवाब में उन्होंने मुझे ऐसे घुरा जैसे शिवजी का तीसरा नेत्र खुल गया हो, जिसमें मैं भस्म हो जाऊंगी। फिर आगे कुछ कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अगले दिन दोनों अपने परिवार के साथ चले गए। वहाँ का सामान लाने के लिए ट्रक की व्यवस्था करना, बैंक का काम, उसी टीसी निकलवाने आदि के लिए हमें 4-5 दिन और रुकना पड़ा। फिर हम भी रक्षिता के साथ वापस आ गए। उनका पूरा सामान किशोर ने उनके पुश्तैनी मकान में रखवा दिया था। इस घटना को 8-9 महीने हो चुके हैं, परंतु मेरा अभी तक उसके साथ जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। मेरी इन्हीं हरकतों से किशोर बहुत चुप रहते हैं और मुझसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। वह मुंह से तो कुछ नहीं कहते, परंतु अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का कष्ट है कि उनकी प्यारी बहन की जानी को मैं अपना नहीं रही हूँ। क्या बात है बीबी जी, अभी तक सोए रही हो? नैना बाई आकर सामने खड़ी हो गई तो मेरी तंद्रा टूटी। मैं यकायक अतीत से वर्तमान में आ गई। हाँ, आज थोड़ा पेट में दर्द था, सिकाई कर रही थी, पर अब ठीक हूँ, कहते हुए मैंने बिस्तर छोड़ दिया तथा नित्य क्रिया में लग गई। घंटे भर बाद नयना अपना काम निपटाकर बैठ गई। मैं चाय बनाने लगी। यह नित्य का काम था। वह पूरा काम करने के बाद चाय पीकर ही जाती थी। बीबी जी, पारो का ब्याह अगले महीने है, पहले से बता दे रही हूँ। 15,000 का इंतजाम आपको करना है। धीरे धीरे मैं सब चुका दूंगी। ठीक है भाई, कर दूंगी, पर तू उसका ब्याह इतना जल्दी क्यों कर रही है? अरे बीबी जी, लड़की जात है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहती हूँ।
कि इज्जत के साथ इसे विदा करके इसकी माँ को दिया वचन पूरा कर सकूं। क्या पारो तुम्हारी अपनी सगी बेटी नहीं है? मैं चौंकी, क्योंकि दोनों माँ बेटी में इतना इत्यार देखा है मैंने कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। नैना चाय पीती जा रही थी तथा बोलती जा रही थी, बीबी जी, हमारी मर्द ने जवानी में एक गलती की। इसकी माँ को एक दिन लाकर हमारे घर बिठा दिया। मैं खूब लड़ी झगड़ी, अलग भी रहने की सोची, पर दो छोटे बच्चों के साथ अलग रहना भी तो आसान ना था। उसके साथ रहने से कम मर्द का साया घर पे रहने से समाज में इज्जत से दो रोटी कमा तो पाऊंगी। यही सोचकर मैंने समझौता कर लिया। पर भाग्य का खेल तो देखिए, साल भर में पारो को जन्म देते समय वह चल बसी। आखिरी वक्त पास में लेटी अपनी बेटी के ऊपर मेरा हाथ रख कर बोली, मेरी भूलों की सजा इसे मत देना। इज्जत के साथ किसी भले आदमी के संग ब्याह देना। दीदी, मुझे माफ कर देना। बीबी जी, मैंने भी नन्ही सी जान को कलेजे से लगा लिया। आखिर है तो पति का ही खून। मैं आश्चर्यचकित सी उसकी बातें सुन रही थी। नैना बाई चली गई, परंतु मेरी आंखों पर बंदी पट्टी खुल गई। मैं सोच रही थी कि एक अनपढ़ गवार घर घर काम करने वाली औरत की सोच इतनी ऊंची है कि अपने सौत की औलाद को प्यार व सुरक्षा दे रही है। कोई भेदभाव नहीं किया, और मैं पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी होकर भी क्या कर रही हूँ? दूसरे की भूल की सजा उस मासूम को दे रही हूँ। मन में नफरत का बीज पाले उसे दिल से नहीं अपना रही हूँ। वह मुझसे इच्छार से मिलना चाह रही है और मैं अपने बड़प्पन को लेकर उसे दूर करती जा रही हूँ। भला हो नैना बाई का, जिसने मुझे नई राह दिखा दी है। प्रातःकाल जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने उठकर खिड़की के पर्दे सरका दिए। भगवान भुवन भास्कर की स्वर्णम किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी, जो इस भयंकर सर्दी में गर्माहट प्रदान कर गई। मैं फिर से रजाई में घुसकर बैठ गई। इतने में रक्षिता मेरे कमरे में आई। हैप्पी न्यू ईयर मामी जी, कहते हुए उसने पीले गुलाब का फूल मेरी तरफ बढ़ाया। तुझे भी नया वर्ष मुबारक हो। ये पीला फूल बहुत ही सुंदर है। मैंने फूल ले लिया। मुझे याद आया, सरोजा जीजी को पीला फूल बहुत पसंद था। मैं हमेशा नए साल पर मम्मी को गुलाब फूल भेंट करती थी। वह थोड़ा भावुक हो गई थी। मैंने उसे अपने समीप खींच लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं भी तो तेरी माँ समान हूँ। वो तो आप है ही। मुझ अनाथ का आप दोनों पालन पोषण कर रहे हैं, तो जो पालन करते हैं वे माता पिता के समान ही तो हुए ना मामी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मैंने उसके गाल पर चपत लगाई, फिर बोली, अच्छा तो आज नए साल पर तू मुझसे एक वादा करेगी? आप बोलो तो मामी। तू आज के बाद अपने आप को अनाथ कभी नहीं कहेगी और मुझे आज से मम्मी कहेगी। इतने में आन्या भी कूदती फांदती आ गई। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी पापा और रक्षिता दीदी। किशोर भी उठ गए थे। हैप्पी न्यू ईयर तुम सभी को, कहते हुए उन्होंने बहुत दिनों के बाद मुझे जिन स्नेहिल निगाहों से देखा, वहाँ मेरे लिए प्यार ही प्यार था। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।